रखते हैं। रेखा जी, इतने सारे नियम, इतने सारे कानून, इतने सारे अधिकार, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। मूल वजह क्या समझ में आती है? देखिए, कानून तो पेपर के ऊपर बनते हैं, किताबों में बनते हैं। जब तक, जैसे बाकी स्पीकर्स ने भी कहा, मुझे लगता है कि कानून भले किताबों में बने, पर जब तक हमारे घर से सोच नहीं बदलेगी। द फर्स्ट एजुकेशन जो एक बच्चे की होती है वो घर से ही शुरू होती है, और एक कहावत है, रियल एजुकेशन बिगिंस फ्रॉम होम। तो जब तक हम जो समाज है, समाज से भी पहले अपने घर के अंदर ही अपने बच्चों का जिस तरीके से लालन पालन करते हैं, और उसके अंदर माता पिता, हर माता पिता चाहते हैं कि हम अपने बच्चे की सही तरीके से उसकी परवरिश करें, पर उनके साथ भी बहुत सारा पीछे का उनका खुद का बैगेज होता है कि उनकी खुद की परवरिश कैसे हो रखी है। तो उसको जो है अपनी जो कल्चर है, अपनी संस्कृति है, जो अपने खुद की जो एजुकेशन है, वो एक तरफ होती है, और जिस तरीके से समाज आगे बढ़ रहा है, और जो हमारे संविधान में ये सबसे बड़ी बात कह रखी है कि जो आर्टिकल 14 कहता है, अनुच्छेद 14 के तहत हर महिला और पुरुष के बीच बराबरी का अधिकार है। उन्हीं आर्टिकल्स को, उन फंडामेंटल राइट्स को ध्यान करते हुए हमारे जो रोज़ कानून बनते हैं, आए दिन कोई तो कोई नया कानून बनता है जो महिलाओं को वो पोजीशन दिलाने की कोशिश करता है जो संविधान में बाबा अंबेडकर की एक दृष्टि थी, एक उनका सपना था कि महिलाओं को पुरुष के बराबर रखा जाए। पर जैसे कि आपने कहा, इतने कानून के बावजूद भी क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें आती हैं हमारी सोच की, हमारी सभ्यता की, हमारी संस्कृति की, जो कहीं ना तो कहीं किताबों के ऊपर या बड़े बड़े डिस्कशंस के अंदर तो इस बात को ज़ोर से डंके की चोट पे कहता है कि हाँ, हमारे घर में कोई तरह का भेदभाव नहीं होता, हम महिलाओं को उतना को उतना सम्मान देते हैं। परंतु वास्तविकता के अंदर, वास्तविकता एक चीज़ है और बड़ी बड़ी बातें करना एक चीज़ है। तो वास्तविकता के अंदर यह है कि हम शायद कहीं तो कहीं अपनी जो पुरानी जो एक बोझ की तरह, जैसे कहते हैं ना, गले में हमारे वो बंधा हुआ पत्थर की तरह हम उसको लेके अभी तक खींच रहे हैं, कि हमको शायद कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे तो आने का तो सवाल ही नहीं होता, बराबरी का दर्जा भी कहीं पर देने के अंदर चूक जाते हैं रियलिटी के अंदर। तो फिर मैम, ये नियम, कानून, लॉज, ये क्या एग्जिस्ट नहीं करते हैं? बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और मैं ये कहती हूँ कि हमारे कानून बहुत पुख्ता हैं। मतलब अगर हम और भी देशों की कल्पना करें, उनसे हम टक्कर ले सकते हैं कि हमारे देश में जो कानून है कहीं पर भी कम नहीं है। अगर जैसे मैंने अभी आर्टिकल 14 के बारे में जिक्र किया, आर्टिकल 14 कहता है कि बराबरी का दर्जा दीजिए, पर साथ साथ आप इस बात का भी ध्यान दीजिए कि जब ये हमारा संविधान बना था तब भी उस समय ये एक हकीकत थी कि महिलाएं और बच्चे जो हैं कहीं ना तो कहीं वो सम्मान उनको नहीं मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए। तभी हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद 15 भी बना हुआ है। आर्टिकल 15 कहता है, इस बात को एक्सेप्ट करता है कि कहीं तो कहीं महिलाओं और बच्चों के साथ भेदभाव होता है, और इसलिए उनको बराबरी का दर्जा देने के लिए अगर हमें कुछ, जिसको कहते हैं पार्शियलिटी भी करनी पड़े, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना पड़े। आर्टिकल 14 कहता है कि आप उनके साथ भेदभाव मत करिए, परंतु आर्टिकल 15 कहता है कि अगर आपको सकारात्मक तरीके से उनका समाज में दर्जा बढ़ाने के लिए, उनको बराबरी का दर्जा बढ़ाने के लिए अगर आपको कुछ भेदभाव भी करना पड़े, जैसे कि मिसाल तौर के पर हम कहेंगे रिजर्वेशन की बात करें, अगर वो भी देना पड़े तो आपको देना पड़ेगा, और उसमें कहीं पर कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आप महिलाओं को सिर्फ बराबरी दे रहे हैं, आगे नहीं लेके जा रहे हैं। बनाना और उसमें उत्तरदायित्व को लेकर समान अधिकार आपने बताया, लेकिन एक आंकड़ा बताता है ग्रामीण क्षेत्रों में ही कि 70% भूमि पुरुषों के नाम है। तो फिर मैम, ये लॉ कहाँ एग्जिस्ट कर पाते हैं? क्या महिलाओं को जानकारी नहीं है, या वो जानकारी उन तक पहुंचती नहीं है, या फिर वो लेटेड वाले मोड में रहती है, छोड़िए चले, पति है मेरा ही पति है, भाई है मेरा ही भाई है? क्या ये वाला एटीट्यूड हावी हो जाता है? अब आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक तो सबसे पहले मैं इस बात को एक्सेप्ट करूंगी कि जानकारी की कमी है। जानकारी की कमी क्यों है? क्योंकि एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन, अगर आपको ज्ञान ही नहीं है, आप अज्ञान की, जैसे कहते हैं कुएं के मेंढक की तरह आप अपने जीवन को निकाल रहे हैं। आप कभी स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, और सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता, आजकल कई तरीके हैं ज्ञान को हासिल करने के लिए। पर अगर आपको किसी के बारे में ज्ञान ही नहीं है, तो आप उस स्थिति के अंदर अपनी लाइफ को निकाल रहे हैं कि ठीक है, हमारा पिता है, उसी को सब अधिकार है, या हमारे पति को ही सब कुछ अधिकार है, या हमारे भाई को, और भाई के बाद में हम कहते हैं कि हमारे बेटे को भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, इन्हीं को संपत्ति मिले तो इन्हीं को ही घर चलाना है, जो हमारे घर के पुरुष हैं उन्हीं को ही घर चलाना है, इसलिए अगर संपत्ति उनके हाथ में है तो वो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जहाँ पर महिलाओं का संपत्ति में अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का जो अभी 2020 के अंदर जो फैसला आया था,
उस फैसले के अंदर तो इस बात को बिल्कुल पुख्ता तरीके से इसको स्पष्ट कर दिया कि महिलाएं जो हैं उनको अपने पिता की जो संपत्ति है उसमें अपने भाई के बराबर का अधिकार है, चाहे वो जिसको कहते हैं कि दादा लाई संपत्ति भी हो। पहले ये होता था कि महिलाओं को सिर्फ उस संपत्ति में अधिकार लेने का अधिकार होता था जो उनके पिता की स्वयं से अर्जित संपत्ति हो, दादा लाई संपत्ति में नहीं अधिकार मिलता था। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में इस बात को क्लियर कर दिया कि संपत्ति अगर दादा लाई होगी तो उसमें भी महिलाओं को बराबरी का अधिकार होगा। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि महिलाओं को खुद इस बात के अंदर आगे अपनी सोच को बदलना पड़ेगा और अपने अधिकारों को ग्रहण करने के लिए अपने आप कोई अपनी, जिसे वो कहते हैं ना कि झोली में आके कोई आपको देगा ये लीजिए जी आपका अधिकार है, वो नहीं मिलने वाला। अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अगर आपको किसी चीज़ की अज्ञानता है तो क्या आप ज्ञान हासिल भी करना चाहते हैं या आप अपनी, जिसको कहते हैं ना कि जैसे जीवन चल रहा है उसको चलने देना पड़े। तो कहीं पर अज्ञानता है और कहीं पर जो एक रूढ़िवादी समाज या जिसको कहते हैं लेड बैक अप्रोच है कि हम कुछ करना भी नहीं चाहते, जिसको कहते हैं, मैं तो सिर्फ कहूंगी कि आलस, एक सिंपल शब्दों में इसको कहेंगे कि आलस है। अरे मैं अपने भाई से संपत्ति मांगूंगी तो मेरा जो मायके का जो दरवाजा है वो बंद हो जाएगा। ऐसे मायके के दरवाजे का आपको क्या करना नहीं है ना, ये सामाजिक जो उनका बहिष्कार होगा उसके बाद ये उसका डर भी है। और वो बहिष्कार करने वाली शायद उसकी चाची, मामी, मौसी, बहन, ताई कोई भी हो सकती है। तो फिर ये पुरुष वर्सेस महिला, तो भाई तो कह रहा भाई ले ले अपना अधिकार, लेकिन बहन ही लेने को तैयार नहीं है। और बहन को ये भी डर है कि जैसा आप बोला मायके का दरवाजा बंद हो जाएगा, तो फिर मैम गलती किसकी है? देखिए बहुत कम भाई होंगे सबसे पहले घनश्याम जी जो आके अपनी बहन को देना चाहेंगे। आपने जो कहा ना कि भाई तो कह रहा है कि ले लीजिए अपना अधिकार, आप बताइए कि कितने भाई हैं जो अपनी विवाहिता बहन को, या अविवाहिता बहन होगी तब तो कोई सवाल ही नहीं उठता, तब तो तुम घर में रोटी खा रही हो और छत के नीचे रह रही हो, तुम रहते जाओ, तुमको और करना क्या है किसी चीज का। और अगर वो विवाहिता बहन है तो भाई तुम अपने पति से मांगो ना, तुम अपने ससुराल में तो तुमको मिल ही रहे सब कुछ, तो तुम अपने मायके की तरफ क्यों देख रही हो? अच्छा। तो कोई भी भाई मेरी नजर में तो ऐसा नहीं है जो अपने आप देगा। रेखा जी जा रहा हूं ब्रेक पे, लेकिन एक क्लॉज और जोड़ दीजिए कि अगर विवाहिता बहन को संपत्ति दे दी जाए तो जो माता पिता की जिम्मेदारी भाई की है, क्या वो जिम्मेदारी फिर वो बहन और उसका पति भी उठाएगा? बिल्कुल, पति भले उठाए ना उठाए, पति की कोई मतलब यानी कि जो जवाई हो गया उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी लेकिन है भाई की बीवी की जिम्मेदारी तो होती है। भाई की बीवी की तो है, क्योंकि वो उस घर के अंदर है, वो तो उस घर की बहू है, उसके पति के माता पिता हैं, उसकी जिम्मेदारी जरूर बनती है अपने सास ससुर की देखभाल करने के लिए। पर जो बेटी है अगर वो अधिकार मांगती है तो उसको साथ साथ अपनी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। और हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट का एक बहुत ही सुंदर फैसला आया है जहां पर उन्होंने कहा है कि अगर बेटी अपना अधिकार मांगती है तो साथ साथ अपनी जिम्मेदारी को भी निभाए। हाँ, उसके पति की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने सास ससुर को संभाले, वो क्योंकि उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है अपने खुद के माता पिता को संभालने की। ठीक है, तो अहम चर्चा है और आज सिर्फ अधिकारों की बात नहीं, जिम्मेदारी की भी बात हो रही है। और यही डीडी किसान के इस खास कार्यक्रम की सच की सच्चाई है जो हर पहलू पर बात करता है। और आज हम समझने की यही कोशिश कर रहे हैं।